हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 25 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है। देखिए, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए हैं। पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल 20 जनवरी का है और ये मुझसे छूट गया था, इसलिए मैं आज ले रहा हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में उन्होंने ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया है क्या, सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट। कहाँ पर? मॉरिशस में। तो मॉरिशस में हाल ही में दोनों प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है। इसके अलावा दोनों प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। किसके लिए? दो अन्य प्रोजेक्ट के लिए। वो दो अन्य प्रोजेक्ट कौन सा है? पहला है सिविल सर्विस कॉलेज, दूसरा है 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। तो ये दो अन्य प्रोजेक्ट हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। मई 2016 में इंडिया ने $353 मिलियन की ग्रांट जो है एक्सटेंड की थी मॉरिशस के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए। देखिए, मॉरिशस का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है। मई 2016 में इंडिया ने इसके लिए $353 मिलियन की ग्रांट जो है एक्सेस की थी कि भैया इसको दे दो और ये अपने सारे जितने भी काम हो रहे हैं इस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के तहत वो कंप्लीट हो जाएं। इस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज में 5 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट थे, जिसमें लास्ट है आपका सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट, जिसका इनॉग्रेशन रिसेंटली किया गया है। ये देख लीजिए आप, ये 5 प्रोजेक्ट कौन से थे? मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बननी थी, ईएनटी हॉस्पिटल बनना था, उसके अलावा प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन को डिजिटल टैबलेट्स देने थे, और लास्ट था सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है दोनों लोगों ने मिलकर। तो इस तरह से आपको देखा जाए तो इस सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के साथ ही जो मॉरिशस का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज में ये 5 प्रोजेक्ट हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। बाकी दो अन्य प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको बताया। पहला तो सिविल सर्विसेज का कॉलेज बनना है, दूसरा 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनना है, वो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सिविल सर्विसेज कॉलेज बनने जा रहा है। इसके लिए इंडिया $4.74 मिलियन की क्या दे रहा है? ग्रांट दे रहा है, यानी दान दे रहा है। इसके लिए 2017 में एमओयू साइन किया गया था। जब मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे तब ये एमओयू साइन किया गया था कि सिविल सर्विसेज कॉलेज बनना है, इसके लिए इंडिया $4.74 मिलियन की ग्रांट देगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिशन कर्मयोगी इंडिया में रन ही कर रहे हैं। आपको पता ही है मिशन कर्मयोगी किस लिए है? इंडिया के ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करने के लिए। और इन्होंने ये भी बताया कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या फिर नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये सिविल सर्विस कॉलेज, इसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा। अब रखना तो था ही। बाकी आप ये देख लीजिए, दो अन्य बायलैटरल पैक्ट साइन किए गए हैं। पहली बात तो $190 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है मेट्रो एक्सप्रेस के लिए। दूसरा, स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन किया गया है इंडिया और मॉरिशस के बीच में। इंडिया और मॉरिशस का रिलेशन आज का नहीं है। अगर देखा जाए तो 1730 में 1730 के आसपास इंडिया और मॉरिशस के बीच में रिलेशन शुरू हुए थे, लेकिन जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1948 में शुरू हुए थे, और 1968 में मॉरिशस एक स्वतंत्र राज्य बन गया था, स्वतंत्र देश बन गया था। बाकी आप मैप में मॉरिशस की लोकेशन देख सकते हैं। ये मेडागास्कर के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ मॉरिशस आपको दिख जाएगा, पोर्ट लुइस। यहाँ पर एक वार्म वाटर करंट बहती है, नाम क्या है उसका? अगुलहास। क्या नाम है? अगुलहास। यहाँ पे वेंगुइला बहती है, यहाँ पर अगुलहास बहती है, और यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। तो खैर, मॉरिशस के प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, वो 5 प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़, इनकी रैंकिंग की जानी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरफ ध्यान दे रही है कि जो स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये टाइम पर इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस दे रही कि नहीं दे रही, इसी के आधार पर इनकी रैंकिंग की जाएगी। अगर ये टाइम पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे रही होंगी प्रोजेक्ट के लिए तो इनको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, नहीं तो इनके मार्क्स डाउन कर दिए जाएंगे, और जहाँ पर कॉम्पिटिशन आ जाए वहाँ पर लोग काम करने ही लगते हैं। जो ये स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की एक इम्पॉर्टेंट आर्म होती हैं। क्यों? जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है, इसको स्टेट लेवल पर इंप्लीमेंट करने का काम यही लोग करती हैं।
जो स्टेट लेवल पर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती हैं, वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करती हैं। कहाँ पर? स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर जितने भी प्रपोजल्स आते हैं कैटेगरी बी में, उनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने का काम यही लोग करती हैं। देखिए, कैटेगरी ए जो है वो नेशनल लेवल के लिए है, कैटेगरी बी स्टेट लेवल की है। तो नेशनल लेवल पे जो आपकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस अथॉरिटी होती है वो देती है, और स्टेट लेवल पे आपका स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी दिया जाता है। ये जो बी होती है इसमें भी B1 B2 होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाल ही में स्टेट लेवल की जो ये इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी हैं, उनके लिए कहा गया है एक नया रेटिंग सिस्टम लाया जाएगा ताकि उनकी एफिशिएंसी को इनकरेज किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सबको इंश्योर किया जा सके स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ का। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आया था 2006 में, रैंकिंग बेस्ड सिस्टम का प्रोविज़न उसमें पहले से ही कर दिया गया था। क्राइटेरिया क्या है इनकी रैंकिंग करने का? एवरेज नंबर ऑफ डेज जो आपका इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने के लिए होता है, वो कहता है 105 दिन, 105 दिन होना चाहिए, जिसमें 60 डेज आपका होता है अप्रेजल का और 45 डेज होता है डिसीजन। यानी 60 डेज में आप अप्रेजल ले लीजिए और 45 डेज में आपको डिसाइड करके देना है भैया इन्वायरमेंट क्लियरेंस किसी प्रोजेक्ट को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब रैंकिंग सिस्टम ये कहता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 का कि 1 मार्क आपको दिया जाएगा अगर आप 105 दिन के अंतर्गत उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे देते हैं। 105 से लेकर 120 दिन के अंदर अगर आप देते हैं तो आपको 0.5 मार्क दिया जाएगा, यानी 1 मार्क नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा खास बात क्या है, अगर आप ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस 80 से 105 दिन के अंदर दे देते हैं, यानी 105 दिन से कम, तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ अगर ये 80 to 105 डेज के बीच में इन्वायरमेंट क्लियरेंस देती हैं तो उनको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 105 से 120 डेज के बीच में देती हैं तो 1 मार्क दिया जाएगा। उसके बाद इनको 0.5 मार्क दिया जा सकता है, वो बात अलग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको स्टैच्यूरी बैकिंग प्राप्त है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। मतलब ऐसे ही नहीं कोई आके इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा असेसमेंट कर सकता है। अच्छा, ये होता क्या है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? जब भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किसी इन्वायरमेंटल जोन में अप्रूव किया जाता है तो उससे पहले एनालिसिस किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर इन्वायरमेंटल हो। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इंडिया में पहली बार ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोविज़न है 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया। तब ये स्टार्टिंग में रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता था। अब इंडिया में 30 क्लासेस में प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में आया। 2 कैटेगरी इन्हें बताई प्रोजेक्ट की, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, उनके इम्पैक्ट के आधार पर डिवाइड की गई। कैटेगरी ए नेशनल लेवल अप्रेजल जो है ज़रूरत होता है इसका, तो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी द्वारा ये प्रोजेक्ट अप्रूव किए जाते हैं नेशनल लेवल पर। कैटेगरी बी स्टेट लेवल अप्रेजल की ज़रूरत होती है इसमें, तो स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है जिसकी रैंकिंग करनी है आपको। दूसरा स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है। तो ये सारे इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब कैटेगरी बी में B1 प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है, यानी मैंडेटरी है। B2 के लिए जरूरी नहीं है। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक प्रोविजन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने 2nd वॉल्यूम रिलीज़ किया है अपने विजन डॉक्यूमेंट का, यानी 1st वॉल्यूम पहले ही रिलीज़ कर रखा होगा। चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने ICEA इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर 5 वर्षों का रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ये कहता है कि 2026 तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है, उसको $300 बिलियन का करना है। कितना? $300 बिलियन का। तो सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करना है 2026 तक। याद रखिएगा, $300 बिलियन का। ये जो रोड मैप जारी किया गया है ये 2nd वॉल्यूम है, ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट का 2nd पार्ट है। इससे पहले नवंबर 2021 में इसका 1st पार्ट रिलीज हो चुका है जिसका नाम था
इंक्रीजिंग इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट एंड शेयर इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो पहला आपका पार्ट क्या था, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ाना और ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की भागीदारी को बढ़ाना। अब ये जो सेकंड है इस विजन डॉक्यूमेंट का, जो सेकंड पार्ट है उसको क्या कहता है, $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट क्रिएट करना 2026 तक। तो ये दोनों याद रखिएगा। रिपोर्ट ईयर वाइज ब्रेकअप आपको प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन प्रोजेक्शन कैसा रहेगा, मतलब ईयर वाइज 2026 तक ईयर वाइज प्रोजेक्शन जो है कहती है कि कैसा आपका मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, प्रोडक्शन कैसा रहेगा। $300 बिलियन के आसपास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करनी है 2026 तक। वर्तमान में कितनी है, $75 बिलियन। तो कितने वर्षों में, मात्र 5 वर्षों में आपको $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो एक तरह से पावर हाउस ही बनना है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग $100 बिलियन की, तो यही हो जाएगी एनुअल जो प्रोडक्शन होगा $100 बिलियन का, तो आपका मोबाइल का ही होगा। अभी कितना है, $30 बिलियन है। तो लगभग 40% की ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है कि एनुअली 40% तो ग्रोथ करेगा ही। तो हर साल अगर 30 माने, 30 का 40% 12 हो गया लगभग, तो 12 इस साल करेगा तो 42 होगा, फिर 42 का 12 करेगा, तो ऐसे ऐसे करके $100 बिलियन का जो है ग्रोथ आ जाएगा 2026 तक। डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो $65 बिलियन की है अभी, $180 बिलियन की हो जाएगी अगले 5 वर्षों में। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात की जा रही। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है टॉप 2-3 एक्सपोर्टर की लिस्ट में आ जाएगा 2026 तक। अभी चाइना ने जो है ऑक्यूपाई कर रखा है इसको। तो $300 बिलियन एक्सपोर्ट जो है वर्तमान में $15 बिलियन का है, 2026 तक कितना हो जाएगा, $120 बिलियन का। तो इस $300 बिलियन में से जो इनका रोड मैप है मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट का, उस $300 बिलियन में से $120 बिलियन क्या है आपका एक्सपोर्ट का है। $300 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग, 10 बिलियन किससे आएगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी। और बाकी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जो में सेमीकंडक्टर सिस्टम है वो मैंने आपको बताया कि 14th सेक्टर इंक्लूड किया गया है पीएलआई स्कीम में, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है कितना, अगले 6 वर्षों में पीएलआई स्कीम के तहत $17 बिलियन, कितना, $17 बिलियन अगले 6 वर्षों में। तो ये पीएलआई स्कीम के तहत दिया जाएगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, डिज़ाइन, स्मार्टफोन हो, इन सब क्षेत्रों में। यहाँ पर रोड मैप आप देख लीजिए कि $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको वेटेज दिया गया है मोबाइल फ़ोन को दिया गया है, देख पा रहे हैं आप मोबाइल फ़ोन को, अभी ये इतना है। बाकी सेकंड नंबर पे आईटी आपका हार्डवेयर आता है, थर्ड नंबर पे आपका ये आता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो विजन डॉक्यूमेंट $300 बिलियन का सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बताता है 2026 तक। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने जारी किया है, किसके साथ मिलकर, ICEA, इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। तो ये हमारे आर्टिकल हैं 3। अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। इंडिया और यूएस के एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ पे डिस्कस किया है कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन सॉल्यूशंस को यूज़ किया सके। देखिए, इंडिया और यूएस के एक्सपर्ट साथ में आए, इंडो यूएस स्कोपिंग वर्कशॉप ऑन कार्बन कैप्चर। ये इंडो यूएस स्कोपिंग वर्कशॉप ऑन कार्बन कैप्चर जो डिस्कस हुई है, इसमें ये बात की गई है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं कार्बन को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। इंडिया और यूएस काफ़ी समय से इस बात पे कर रहे हैं कि कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया सके और इस पर एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज की जा सके। COP26 के दौरान इंडिया ने कहा कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री बन जाएगा 2070 तक। अब इसके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन हमें चाहिए। इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, ये पार्टनरशिप लॉन्च की जा चुकी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इशू हैं उनको मिटिगेट करने के लिए। तो ऐसे में कार्बन कैप्चरिंग हमारे लिए बहुत बड़ा एक टास्क बन जाता है, कैसे कार्बन को कैप्चर किया है। अब कार्बन कैप्चरिंग होता क्या है, यूटिलाइजेशन, ये आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एमिशन का, जैसे ही एमिशन होता है, सपोज करिए इसका सोर्स है आपका कोल फायर्ड पावर प्लांट, यहाँ से एमिट हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पकड़ लेते हैं एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले और उसको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका कार्बन कैप्चरिंग। छोटा सा आर्टिकल था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है
NERCRMS। एक बहुत बढ़िया क्या आया है, केस आया है, केस एनालिसिस आया है। तो देखिए PIB में कुछ भी अच्छा मिल जाता है। तो जिन्होंने इस आर्टिकल तक ये वीडियो देखी होगी सिर्फ उनको ही ये मिला होगा, वरना वैसे भी इस PIB वीडियो का जो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है 4 से 5 मिनट है। इसका मतलब 15-20 मिनट की वीडियो को लोग 4 मिनट ही देखते हैं। मेरे ख्याल से एक बार तो देखनी चाहिए वीडियो, फिर आप PDF पढ़ें, डजेंट मैटर। क्योंकि ये जो नेगोशिएशन होता है, कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कि नॉलेज इंक्रीज करने में, इवन मेरी भी। कारपेंट्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उसकी एक स्कीम की बात की गई है। देखिए केस एनालिसिस ये है कि मणिपुर में एक पर्सन है, रहते हैं मांग मिनलुन सिंगसिट नाम है इनका, मांग मिनलुन सिंगसिट। ये क्या कर रहे थे, बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के कारण, क्योंकि इनके रिसोर्सेस लिमिटेड थे और बेसिक सर्विस को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ये कारपेंट्री वर्कशॉप में काम करते थे जहाँ पर इनको 300 रुपये पर डे मिलता था। ये केस स्टडी है, देखिएगा आप। कारपेंट्री बेनिफिशरी के तौर पर इनको चुन लिया गया, किसको, मैंग मिनलुंग को 2018-19 में, और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया 18,000 रुपये का। किसके तहत, NER कॉर्म स्कीम फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे NER कॉर्म फेज 2 प्रोजेक्ट, फेज 3 प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो मांग मिलने को चुन लिया गया 18,000 में। इनकी कारपेंट्री एक्टिविटी जो है बेहतर हो गई, एक तरह से इनको सपोर्ट मिल गया, और ये इतने ज़्यादा कैपेबल हो गए कि अपने बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। तो ये केस स्टडी है गवर्नमेंट स्कीम का, कहाँ पर, मणिपुर में। अब वो गवर्नमेंट स्कीम क्या है, NER कॉर MP नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। एक लाइवलीहुड एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल फैमिलीज़ के लिए। NER कॉर MP जॉइंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इनका जॉइंट इनिशिएटिव है। आपको याद ही रखना है NER कॉर MP जो प्रोजेक्ट है 4 राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट, फिर असम लार्जेस्ट मोस्ट, मणिपुर यानी म्यांमार बॉर्डर, और मेघालय गारो खासी जयंतियाँ। तो ये 4 राज्य हैं जहाँ पर NER कॉर MP प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या, लाइवलीहुड और रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई गई है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंतर्गत, ये कार्य करती है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के तहत। ये सोसाइटी क्या करती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स को रन करती है ये सोसाइटी। अभी तक इस सोसाइटी का पर्पस क्या है, रिसोर्स बेस को मैनेज करना, यानी रिसोर्स क्रिएट करना वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए। बाकी कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए इसने, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 4 राज्यों में है नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है इसको, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर और IFAD, इसके तहत एक सोसाइटी बनाई गई है, वो जो है देख रही है इसको। तो ये थोड़ा सा केस स्टडी हो गया। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 24 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा इंटरेक्ट किया जा रहा है इन बच्चों के साथ। 26 जनवरी को ये पुरस्कार दे दिए जाएंगे, इन बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। पहली बार ऐसा हो रहा है, जो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चे हैं इनको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो अवार्डीज हैं उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट इनको दिया जाएगा 2022 के लिए और 2021 के लिए भी है। लेकिन खास बात क्या है, पहली बार इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जिसमें ब्लॉक में ट्रांजेक्शन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन बच्चों को देती है जिन्होंने एक्सेप्शनल अचीवमेंट हासिल की हो 6 कैटेगरीज में। 6 कैटेगरीज आपको रटी होनी चाहिए, इनोवेशन, सोशल साइंस, स्कॉलिस्टिक, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी। ये 6 कैटेगरी हैं जिन पर आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है उन बच्चों को जिनकी एज 18 वर्ष से कम है। याद रखिएगा, इस बार 29 बच्चों को चुना गया है पूरे देश से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। 2022 में बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान इनको
पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। प्रत्येक जो अवार्डी होगा 1 लाख का इनको कैश और सर्टिफिकेट मिलेगा ब्लॉकचेन आधारित। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, बाल शक्ति पुरस्कार इंडिविजुअल को, बाल कल्याण पुरस्कार इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दोनों को दिया जाता है। बाल कल्याण पुरस्कार उनको भी दिया गया होगा जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। बाल शक्ति पुरस्कार देखिए ये 6 कैटेगरीज हैं, उसमें काम करने के लिए एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख सर्टिफिकेट याद रखिएगा। पहले इसका नाम क्या था? नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, पहले इसका नाम ये था, ठीक है। 1996 से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नाम बदल दिया 2018 में, बाल शक्ति पुरस्कार रख दिया। तो बाल शक्ति पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है। फिर आता है बाल कल्याण पुरस्कार, 1979 में नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड के रूप में इसको जाना गया और 2018 में इसका नाम हो गया बाल कल्याण पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। 3 अवार्ड 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, 3 अवार्ड दिए जाते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके बाल साहित्य जो आपके बाल वीर पुरस्कार हैं ये हो गए, और आज इतने ही आर्टिकल थे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो